हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विद्या कैंपस में। दोस्तों मैं भूमि कुमार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हर दिन आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं नया टॉपिक लेकर आता हूं। जैसे कि पिछला क्लास में हम लोग देखे आर्टिकल से प्रैक्टिस क्वेश्चन जो थी, आर्टिकल का जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिस किए थे। देखिए दोस्तों, हम भी एक तरह के इंसान हैं, कभी-कभी लिखते समय कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा-सा उसको जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप लोग खुद से सुधार कर सकते हैं। जैसे कि कल की वीडियो में मैं एक जगह अन लगाने का तो अ लगा दिए थे मिस्टेक से, लेकिन खैर मैं कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को लिख कर मैं डाल दिया हूँ। आप लोग जाकर उसको पढ़ लीजिएगा, आप लोग की सारी बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 3, पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 3। आप लोग जैसा कि थंबनेल पर पढ़ रहे होंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ये कविता जो है इतना लाजवाब है, जो हमारे लाइफ से संबंधित है। यानी इस कविता में क्या देखने को मिलता है, अच्छे-अच्छे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती है। मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छे-अच्छे लोगों को ये कविताएं समझ में नहीं आती हैं। ये आखिरकार यह कविता के माध्यम से कवि क्या बतलाना चाहता है, क्या कहना चाहता है, इस चीज को, सारे चीजों को हम लोग बहुत ही बेजोड़ तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है, यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो डब्ल्यू.एच. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा दोस्तों? डब्ल्यू.एच. ऑडेन के द्वारा। हम लोग डब्ल्यू.एच. ऑडेन के बारे में खूब अच्छे से समझेंगे। चलिए हम लोग बिना कुछ देरी किए हुए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं डब्ल्यू.एच. ऑडेन की थोड़ी सी जीवनी के बारे में। क्या थे ये? इनका जन्म कहाँ हुआ था? आखिरकार इनका जन्म हुआ तो कहाँ हुआ? अपना पूरा जीवन व्यतीत जो किए थे, कहाँ किए थे? तो देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं या तेजी से झड़ रही हैं। कविता का सारांश यही है, पूरा जो हेडिंग लिखा गया है यही है। ऑथर जो है डब्ल्यू.एच. ऑडेन है। आप लोग फिगर के माध्यम से डब्ल्यू.एच. ऑडेन को देखने का प्रयास करें। ये आपके डब्ल्यू.एच. ऑडेन है। इनका फुल नाम जो है, इनका फुल नाम जो है विंस्टन ह्यूज ऑडेन। देखिएगा, विंस्टन ह्यूज ऑडेन, जिनका जन्म जो होता है 1907 में, 1907 में इनका जन्म हुआ और 1973 में इनकी डेथ हो गई। यानी अगर देखा जाए तो लगभग लगभग वही आपका 65 साल या 66 साल की जीवनी रही है। 66 साल की जीवनी में इन्होंने क्या क्या नहीं किया, सारे चीजों को हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, सब चीजों को मैं एक एक करके बताऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे, हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बनेगा, है ना दोस्तों? चलो भाई साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे लाडलो, आ जाओ। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पढ़ाते चल रहा हूं, समझाते चल रहा हूं। डब्ल्यू.एच. ऑडेन का ये जन्म है 1907 में इनका जन्म हुआ है और 1973 में इनकी डेथ हो गई है। हु ऑन द पुलिट्जर प्राइज, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, या इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था, यानी पुलिट्जर प्राइज जीते थे। कब यह पुलिट्जर प्राइज जीते थे बाबू? तो 1948 में, 1948 में यह पुलिट्जर प्राइज को जीते थे। पुलिट्जर प्राइज जो है भाई, आखिरकार यह पुलिट्जर प्राइज किस लिए मिला होगा, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इनकी एक रचना थी, इनकी एक रचना थी जिससे, मतलब रचना के मतलब आप ऐसे समझो बुक थी इनकी, एक इनकी बुक है। वह बुक में बहुत सारे कविताओं को इन्होंने इंक्लूड किया था। बुक का नाम है द एज ऑफ एंग्जाइटी। क्या नाम है दोस्तों? द एज ऑफ एंग्जाइटी। आप देखने का थोड़ा सा प्रयास करोगे, हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी, यही आपका बुक का नाम है। इसी बुक के लिए, इसी बुक के लिए, द एज ऑफ एंग्जाइटी जो बुक है, इसी बुक के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। अब आगे चल के आपको समझाएंगे कि आखिरकार यह पुलिट्जर प्राइज जो था यह किस देश में इनको मिला। आगे थोड़ी सी लास्ट में ये बातें हम डिस्कशन कर देंगे। चलो भाई साहब,
ये बात आप लोग देख लिए होंगे। अब चलो आगे अगर बात किया जाए तो देखो, was a versatile and intellectually vigorous poet, verse dramatist, critic और translator and editor। ये क्या क्या रहे हैं, क्या क्या बने हैं, थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास कर लो। चलो देखो भाई, यह क्या क्या रहे हैं, तो भाई ये क्या रहे हैं, बोल रहे हैं क्या, जब वर्सेटाइल, वर्सेटाइल ओ सॉरी सॉरी अरे यार देखो, वर्सेटाइल, इंटेलेक्चुअली वेगरियस पोएट, वर्स ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर, है ना। अब देखोगे ना थोड़ा सा, तो एक बहुमुखी और बौद्धिक रूप से, देखिएगा यहाँ पे बहुमुखी, वर्सेटाइल के मतलब बहुमुखी होता है, इंटेलेक्चुअली के मतलब इंटेलेक्चुअली वेगरियस पोएट के मतलब होता है बौद्धिक रूप से सशक्त कवि, मतलब सक्षम कवि, है ना। विगोरियस के मतलब होता है, विगोरियस के मतलब सक्षम, है ना, काबिल, जिसको आप बोलते हो अपनी भाषा में। तो ये बहुत ही काबिल कवि रहे हैं, साथ साथ यह एक काव्य नाटक नाटककार भी है, वर्स ड्रामाटिस्ट भी है, याद रखिएगा, क्रिटिक भी, आलोचक भी है, ट्रांसलेटर भी है, अनुवादक भी है, और साथ साथ यह एडिटर भी है, यानी संपादक भी है। इतना चीज ये रहे हैं, आप अब अंदाजा लगा सकते हो जो यह कितने कितने ज्ञानी व्यक्ति रहे। वर्सटाइल ड्रामाटिस्ट भी है, क्रिटिक भी है, ट्रांसलेटर भी है, एडिटर भी है, फिर से उसे विगोरियस पोएट भी है, सारे चीजें ये रह चुके हैं। अब आगे की जब आप बात करोगे दोस्तों, आगे की अगर बात करोगे तो थोड़ा सा अगले बात समझिए। देखिएगा आगे की मैं बात करूं तो ये क्या बोल रहे हैं कि देखिए, बोल रहे हैं क्या कि जो कविता जो इनकी होती थी, इनकी जो पोएट्री होता था ना, पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम। पोएट्री जो था इनके लिए एक सीरियस गेम, गंभीर विषय बना था। कविताओं को बहुत ही गहरे तरीकों से इन्होंने लिखने का प्रयास करते थे, बहुत गहरा तरीका से लिखते थे, है ना। तो यही बोल रहे हैं कि उनके लिए काव्य जो था, यानी जो पोएट्री जो थी, यह क्या था, एक गंभीर विषय था, which should deepen people's self-awareness, but it should in no case directly affect the man's political or religious choice। कविता इनके लिए एक गंभीर विषय तो था, लेकिन वह उस प्रकार से कविता लिखते थे, इस प्रकार से कविता लिखते थे कि लोगों को मतलब गहराई तक आत्म जागरूक कर पाए, आत्म जागरूक कर पाए। लेकिन लेकिन ये भी बात वो ध्यान में रखते थे कि किसी भी व्यक्ति को राजनीति या धार्मिक पसंद को सीधे किसी मामले में प्रभावित नहीं करना होता था। ऐसा कविता ये बिल्कुल भी नहीं लिखते थे कि किसी व्यक्ति को मतलब पॉलिटिकल राजनीति मामला में हस्तक्षेप हो जाए, किसी चीज को लेकर धार्मिक चीजों में हस्तक्षेप हो जाए, वैसे कविता नहीं लिखते थे। कविता इस प्रकार से लिखते थे कि लोगों की जो आत्मा जो है आत्म जागरूक कर पाए, वैसे प्रकार के इन्होंने कविता का लिखने का प्रयास किए हैं। तो आप लोग इस चीज को समझे होंगे, देख लीजिए, ये सीधा आपका हिंदी भी लिखा हुआ है। उनके लिए काव्य एक गंभीर विषय था जो लोगों को गहराई से आत्म जागरूक करना चाहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक या धार्मिक पसंद को सीधे किसी भी मामले में प्रभावित नहीं करना चाहिए। यानी वैसे कविता बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं है जो राजनीतिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर दे, है कि नहीं दोस्तों। चलिए भाई साहब, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। आ जाओ, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछ देता है जो कविता जो था, पोएट्री जो था, इनके लिए क्या है, तो एक सीरियस गेम है। याद रखना, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछता है, बोलता है क्या कि बताइए किनके लिए जो है कविता जो है एक सीरियस गेम है। अब कविता किनके लिए सीरियस गेम है, तो भाई साहब आपके WH और N के लिए। पोएट्री टू, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बोल देगा पोएट्री टू डैश, यहाँ पे हिम के जगह ना डैश कर देगा, बोलेगा पोएट्री टू डैश वाज अ सीरियस गेम। पोएट्री किनके लिए जो है एक सीरियस गेम था, किनके लिए भाई, गंभीर विषय किनके लिए था, WH और N के लिए था। तो ये बात आप क्लियर अब समझ पाए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं। चलो भाई साहब अगला स्टेप बढ़िए। अगला स्टेप की अगर बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। देखो बोल रहे हैं क्या कि हिज ईयरली पोएम exhibits his interest in the political affairs and ideas, but his later poems are overtly Christian and more personal in tone। देखिएगा पहले जो ये कविता लिखे हैं 1907 से लेकर 1973 की इनके बीच जीवनी रही। ध्यान से सुनना, इनके भी जीवनी तो इतना लंबा रहा है। अब जो कुछ भी इन्होंने कविता, पहले की जो कविताएं इनको
प्रारंभिक जो कविताएं रही वो प्रारंभिक कविताएं किसमें इंटरेस्ट डालती थी, तो राजनीति मामलों में यह रुचि रखते थे। मतलब राजनीति से संबंधित ये कविता पहले लिखते थे और विचार को प्रदर्शित करती थी। ये बात आप लोग ध्यान से सुनना। हिज ईयरली, पहला वाला हिज ईयरली पोएम्स, पहले की कविता एग्जिबिट्स हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज। अब देखो, उनकी प्रारंभिक कविताएं उनकी राजनीतिक रुचि और विचारों को प्रदर्शित करती थी। एग्जिट्स के मतलब होता है प्रदर्शित करना, है ना। इंटरेस्ट के मतलब रुचि, पॉलिटिकल के मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, राजनीतिक, और यहाँ पे आइडियाज के मतलब हो जाएगा विचार। लेकिन हिज लेटर्स पोएम, बाद वाली जो इनकी कविताएं रही, जो बाद वाली जो कविताएं रही, वह कविताएं अत्यधिक रूप से ईसाई धर्म पर और व्यक्तिगत रंग को होती थी। यानी देख लो, बाद की जो कविता लिखे ना, वो ओवर्टली जो था वह क्रिश्चियन ईसाई धर्म पर आधारित कविता इन्होंने लिखा, और साथ साथ पर्सनल इन टोन और व्यक्तिगत तरीका से इन्होंने व्यक्तियों के बारे में इन्होंने खूब अच्छे ढंग से विस्तार रूप से कविताओं को लिखा, है ना दोस्तों। अब चलो, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, बताइए प्रारंभिक कविताएं जो थी वह किससे संबंधित थी, तो याद रखना पॉलिटिकल और पॉलिटिकल अफेयर एंड आइडियाज। बाद की कविताएं किससे, तो बाद की कविताएं जो थी वह क्रिश्चियन एंड पर्सनल टोन, तो ये याद रखना है। चलो भाई साहब, आगे हम लोग बढ़े, थोड़ी सी इसको भी समझने का प्रयास करना। देखो, ओ आ जाओ भाई लोग, अब सुनिए। अब देखो फिर क्या बोल रहे हैं, टेक्नीशियन ऑर्डेन एक्सप्लोर अ वैरायटी ऑफ स्टेंजा फ्रॉम एंड मीटर्स। इसको भी थोड़ा सा समझना। बोल रहे हैं क्या, एक तकनीकी रूप में, टेक्नीशियन के रूप में, ऑर्डेन एक्सप्लोर अ वैरायटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म्स एंड मीटर्स। ऑर्डेन ने अलग अलग प्रकार के छंद रूपों और मानकों यानी पैमाना का खोज की। देखिएगा, टेक्नीशियन के रूप में इन्होंने ना अलग अलग छंद को, अलग अलग प्रकार के छंद को और अलग अलग प्रकार के मानक, जिसको मापने वाला जो काम होता है, उसका भी इन्होंने खोज किया है। He had passion for the world coining and using archaic, ध्यान से सुनना, archaic words। देखिएगा, इनकी एक और बहुत मतलब इनके अंदर एक जाजबा थी, पता है क्या दोस्तों, ये इनके अंदर एक क्या जाजबा थी, तो पुराने जमाने के शब्दों का यूज करना, पुराने जमानों का शब्दों का यूज करना। तो यही बात बोल रहे हैं क्या, इनके पास शब्दों को जोड़ने का जुनून था। क्वाइनिंग के मतलब होता है, क्वाइनिंग के मतलब होता है जोड़ना, वर्ड क्वाइनिंग के मतलब होता है शब्द जोड़ना, एंड यूजिंग आर्चेइक वर्ड, और पुराने शब्दों का इस्तेमाल करना, नए नए शब्दों का जोड़ना और पुराने शब्दों का इस्तेमाल करना। ये इनकी क्या थी बाबू, तो एक जज्बा रही है, शौक था इनका। अब देखो, जब उनकी शौक जो रही है ना, विच मैक्स हिम एट टाइम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो लोगों को यानी जिनके द्वारा रचित रचनाओं को कई बार समझने में मुश्किल होती थी, इतना ज्यादा ये नए वर्डों का खोज कर देते थे, नए शब्द को जोड़ देते थे, है ना। नए नए शब्द को तो जोड़ते ही थे और साथ साथ पुराने शब्दों का भी इस्तेमाल किया करते थे। ये इनके पास शब्दों का जोड़ने, सॉरी नया हम बोल दिए, सॉरी, इनके पास शब्दों को जोड़ने का जुनून था, शब्द को जोड़ते थे और पुराने जमाने के ये शब्दों को उठाते थे, पुराने जमाने के शब्दों को उठा देते थे। जब पुराने जमाने के शब्दों को उठाते थे ना दोस्तों, तो लोगों को समझने में बड़ी कठिनाइयां होती थी, है ना। बार बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता था। वैसे ही जैसे ये बता रहे हैं ना, वैसे ही नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट भी है, लोगों को समझ के परे हो जाता है, वैसी कविता वो है, समझ ही नहीं पाते आखिर यह कार्य ये कवि जो है यह कहना क्या चाहता है। मैं पढ़ाऊंगा ना दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ दिल से एक बात बता रहा हूँ, पूरा अगर कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं दिल को छू जाएगी ये कविता। इतना जबरदस्त ये कविता है जो लाइफ से संबंधित है। यानी एक व्यक्ति जो होता है वृद्धावस्था में चला जाता है, तो उनके अंदर क्या क्या बीतती है, उसके लाइफ में वो क्या क्या सोचता है, सारी बात को बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन किए हैं, है ना दोस्तों। उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, इसलिए बोलते हैं आप लोग मेरे लाडलो कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं आपको कुछ नहीं समझ आने वाला है ना। कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे, लाइव एक्सप्लेनेशन भी बनेगा। लेकिन अगर आप स्किप करके वीडियो को देखते हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। रिक्वेस्ट है आप सारे साथियों से, आप लोग स्किप ना करके देखें, आराम से तसल्ली से पूरे कंप्लीट वीडियो को देखिए।
बहुत ही आपके लिए ये फलदायक होगा, मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, है ना दोस्तों। चलो आजा भाई, हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आगे की ओर बढ़े तो देखिए अगला स्टेप क्या है, यही बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, बहुत मस्ट इंपोर्टेंट। देखो अडेन साहब का जो जन्म हुआ है, अडेन साहब का जो जन्म हुआ है वो हुआ है इंग्लैंड में। कहा हुआ दोस्तों? इंग्लैंड में, है ना। बाद में चल के ये क्या हुआ, बाद में चलकर 1939 में, 1939 में, याद रहेगा सन, बोलो बोलो बोलो, कब? 1939, 1939 में यह इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका में सेटल हो गए। कहां सेटल हो गए? अमेरिका में सेटल हो गए। जानते हैं आप लोग, जब यह अमेरिका में सेटल हुए ना, तो बहुत सारे रचनाएं, बहुत सारे बुक अमेरिका के लिए भी लिखे और बहुत सारे बुक इंग्लैंड के लिए भी लिखे। क्यों भाई? जैसे कि आप लोग ऐसे प्रैक्टिकली समझिए, जैसे देखिए मान लीजिए मैं हूं, तो मेरा जन्मभूमि अगर मान लीजिए यहाँ हो गया और मैं परमानेंटली मैं कहीं अदर जगह जाकर बस जाऊं, तो मैं दोनों जगह के लिए ना काम करूंगा, मैं दोनों जगह के लिए काम करूंगा कि नहीं दोस्तों, बताओ? दोनों जगह के लिए काम करूंगा। कहाँ कहाँ के लिए? मैं जहाँ मेरा जन्मभूमि है वहां के लिए भी, और साथ साथ जहां पे मैं रह रहा हूँ वहां के लिए भी। दोस्तों थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिए। तो दोनों जगह के लिए तो काम हो गया। अब वही चीजें यहाँ पे आपको दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज ईयरली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट। आपको पता है यूनाइटेड स्टेट किसको बोला जाता है? तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट जो है वह कहा जाता है किसको? तो इंग्लैंड को। किसको कहा, सॉरी सॉरी सॉरी, यूनाइटेड स्टेट किसको? अमेरिका को। अमेरिका को यहाँ पे कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट, है ना। इसी को पूरा यूएसए बोलते हैं हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं? यूएसए। तो 1939 में यह इंग्लैंड को छोड़ दिए और जाकर कहां बस गए? कहां? तो अमेरिका में। आपको एग्जाम में याद रखना है, ऑप्शन में बाबू कुछ भी दे सकता है। ऑप्शन में आपको यूनाइटेड स्टेट दे सकता है, कुछ देगा कि हु लेफ्ट द इंग्लैंड एज ईयरली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन डैश, इन डैश। कौन जो थे, कौन जो थे, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, कौन जो थे आपके इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका में जाकर बस गए? ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फिर से सुनना, फिर से क्वेश्चन को सुनिए। क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ पे ही के जगह दे देगा डब्ल्यू एच अडेन। कितना तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोल देगा डब्ल्यू एच अडेन लेफ्ट इंग्लैंड एज ईयरली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द डैश। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है। यानी डब्ल्यू एच अडेन 1939 में, 1939 में इंग्लैंड को छोड़ दिए और परमानेंटली कहां बस गए? तीन याद रखना है, एक ये भी नाम, ये भी नाम, ये भी नाम, तीनों। कहीं यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, यूनाइटेड स्टेट्स, कहीं आपको अमेरिका लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं आपको यूएसए लिखा हुआ मिल जाएगा। घबराने की बात नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछ देगा, एक क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए हु लेफ्ट इंग्लैंड एज ईयरली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट। कौन जो व्यक्ति जो था वह 1939 में इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका में जाकर सेटल हो गया? तब हम लोग आंसर में मारेंगे डब्ल्यू एच अडेन। कौन बाबू? डब्ल्यू एच अडेन। और दोनों के लिए बहुत शानदार बुक इन्होंने लिखा था, है ना। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी समझना है, मैं अभी ही बता दे रहा हूं दोस्तों, समझने की क्या बात है। जो आप अभी पहले देख कर आए थे, द एज ऑफ एनेक्जाइटी, बुक का नाम सुने थे ना आप, द एज ऑफ एनेक्जाइटी। वह द एज ऑफ एनेक्जाइटी जो बुक है, ध्यान से सुनना, द एज ऑफ एनेक्जाइटी जो बुक है, ये बुक है ना, यह बुक जो था किनके लिए लिखे थे? ये अमेरिका के लिए लिखे थे। किनके लिए बाबू? अमेरिका के लिए। इंग्लैंड के लिए नहीं लिखे थे, अमेरिका के लिए लिखे थे। और ये इनका बहुत ही फेमस बुक रहा, बहुत ही फेमस बुक रहा। और इसी बुक के लिए अमेरिका में ही इनको पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। कि किस प्राइज से बाबू? पुलिट्जर प्राइज। किससे? पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बताइए डब्ल्यू एच अडेन को किस बुक के लिए, किस बुक के लिए पुलिट्जर प्राइज मिला था? द एज ऑफ एनेक्जाइटी। द एज ऑफ एनेक्जाइटी किस देश में मिला था? अमेरिका में। एज ऑफ एनेक्जाइटी के लिए अमेरिका में क्या मिला था? कौन सा प्राइज? तो पुलिट्जर प्राइज।
कौन सा दोस्तों? पुलिट्जर प्राइज। इसको आप ध्यान में रखिएगा, 3 तरह से क्वेश्चन। W.H. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज कहाँ मिला था? अमेरिका में। किस बुक के लिए मिला था? द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। कौन सा प्राइज मिला था? पुलिट्जर प्राइज मिला था। क्लियर है दोस्तों? तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखकर चलेंगे। चलो अब इसको हम लोग थोड़ा सा फटाफट पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहे हैं क्या, डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिका फेजेस। ऑडियंस वर्क्स इज डिवाइडेड, सॉरी यहां से ऑडियंस वर्क्स इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। द notable works for the English phrase and are the orator, dance of death, looks, stranger, Spain, and the another time. The notable works of American phrase include New Year Letter, for the time being, the age of anxiety, the shield of Eccles. ये आपके थोड़ा सा समझो, ऑडेन की जो रचनाएं हैं, ऑडेन की जो रचनाएं हैं, ऑडेन की रचनाएं है ना बाबू? ओह यार क्या कर रहे हो भाई, जाओ आप ऊपर। 1 मिनट। चलिए देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा, देखो ऑडेन की जो रचनाएं हैं इनको कितना भाग में डिवाइड किया गया था? तो भाई साहब 2 भाग में, ये भी याद रखना। ऑडेन की रचनाओं को कितने भाग में? 2 भाग में। पहला ब्रिटिश के लिए और दूसरा किसके लिए? अमेरिकन फ्रेज के लिए। ब्रिटिश के लिए, अंग्रेजों के लिए भी, और साथ साथ अमेरिकन के लिए भी। फिर बोल रहे हैं क्या, द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश। इंग्लिश के लिए कौन कौन से बुक इन्होंने लिखा, मतलब इंग्लैंड के लिए कौन कौन बुक लिखा? आ जाओ देखो, द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, उसके बाद है बाबू स्पेन एंड अनदर टाइम। ये सारे बुक जो है यह आपके इंग्लैंड के लिए है। क्वेश्चन पूछ सकता है द डांस ऑफ डेथ जो है किनके द्वारा लिखा गया? द डांस ऑफ डेथ हैज बीन कंपोज्ड बाय डैश, किनके द्वारा लिखा गया? तो बाबू किनके द्वारा लिखा गया? W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया। लुक स्ट्रेंजर किनके द्वारा लिखा गया? तो लुक स्ट्रेंजर जो है आपके W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। फिर आगे द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज इंक्लूड न्यू ईयर लेटर, पहला ये हो गया न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, एज ऑफ एंग्जाइटी एंड शेड ऑफ एकिल्स। ये जो आपका किताब जो है अमेरिका के लिए है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसमें सबसे फेमस इनका बुक है द एज ऑफ एंग्जाइटी। द एज ऑफ एंग्जाइटी याद रख लीजिएगा इसमें का, और एक द टाइम बीइंग याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है ना। अब आगे बढ़ूं तो यही आपके हिंदी में है। ऑडेन की रचना को ब्रिटिश और अमेरिकी चरणों में बांटा गया। अंग्रेजी चरण की मशहूर रचनाएं देख लो कौन, दी अटर्स है, फिर उसके बाद द डांस ऑफ डेथ है, लुक स्ट्रेंजर है, फिर उसके बाद अनदर टाइम है। अमेरिकन चरण के लिए मशहूर न्यू बुक कौन कौन है? तो अभी तो आपको बताइए दिए, द न्यू ईयर लेटर हो गया, फॉर द टाइम बीइंग हो गया, द एज ऑफ एंग्जाइटी हो गया, शील्ड ऑफ एकिल्स हो गया। ये हो गया। अब चलो फिर आगे की अगर बात की जाए तो देखो ये लास्ट आपके मतलब इंट्रोडक्शन का ये लास्ट टॉपिक हो गया आपका क्या? द प्रेजेंट लाइरिक। अब आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन यहीं से सुनिएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है किस प्रकार की कविता है? आपको ऑप्शन में दे देगा, ये बताइए। सोनेट है ना, इपिक है, लाइरिक है ना, फिर से उसके बाद पेट्रोटिज्म है, ऐसे पेट्रियोटिज्म है। अब बताओ, ये 4 तरह के आपके ऑप्शन दे देगा। सोनेट 14 लाइन की कविता को कहा जाता है, लाइरिक जो लयबद्ध कविता है, पेट्रोटिज्म जो देशभक्ति है। पूरा का पूरा मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं बहुत जल्द, जिसमें पूरा कौन सा राइटर को किस नाम से जाना जाता है और किस कविता को किस रूप में जाना जाता है, कौन सी कविता लाइरिक है, कौन सा कविता सोनेट है, कौन सा कविता पेट्रोटिज्म है, कौन सा कविता को वार पोएट पोएम कहा जाता है, किस कवि को वार पोएट कहा जाता है, किस कवि को चिल्ड्रन पोएट कहा जाता है, सारा का सारा मैं चीजें लेकर आने वाला हूँ। एक वीडियो में सारा समाप्त करूंगा। मैं बार बार बोला हूं, वह केवल उस वीडियो से आपके 15 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। वो केवल ये भी याद रखिएगा 10 से 15 मिनट का वो वीडियो होगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो आपको 18 मार्क्स मंगाएगा एग्जाम में, ये मेरा वादा है आपसे, है ना। तो चलिए बाबू, अब देखो ये आपका क्या हो गया, द प्रेजेंट लाइरिक यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है किस प्रकार का बाबू कविता है?
तो यह किस प्रकार का कविता है, तो लायरिक पोएम है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, लायरिक पोएम हो गया। इनैक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन द ह्यूमन लाइफ, द एस्पिरेशन, देखो एस्पायरेशन, सॉरी, द एस्पायरेशंस दैट आर नॉट फुलफिल्ड एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज। प्रस्तुत काव्य प्रेजेंट की यानी वर्तमान का जो कविता है, लायरिक जो कविता है, लायरिक जो पोएम है, कौन बाबू, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह क्या बताता है, तो मानव के जीवन में मौजूद कठिनाइयों को दर्शाता है। अभिलाषा जो पूरी नहीं होती है, अकेलापन की भाव दर्शाती है, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहता है और मर जाता है। यानी आपको पूरा का पूरा कविता का सारांश यहीं पे समझ में आ गया कि यह जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो कविता है किसके बारे में बता रहा है, तो बोल रहा है कि जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट प्रस्तुत करता है मानव जीवन में जो मौजूद कठिनाइयां हैं, यानी एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं उसके बारे में बतलाता है। फिर जो अंदर यानी व्यक्ति की क्या इच्छाएं होती है, वह मृत्यु पर्यंत तक जब जाता है, जब मरने के कगार पर होता है, उसके अंदर क्या क्या इच्छाएं उत्पन्न होती है उसके बारे में ये कविता बताता है। जब व्यक्ति मृत्यु के कगार पर रहता है, मरने वाला रहता है, तो वह किस तरह अपने आप को अकेलापन महसूस करता है, इसके बारे में ये कविता बताता है। प्रत्येक व्यक्ति, यह कविता से हमको ये सीख मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, जीवित रहता है और प्रत्येक व्यक्ति मर जाता है। यानी यह कविता हमको ये बताती है कि व्यक्ति जीता भी है और व्यक्ति मरता भी है। यह जीवन का रीत है, यही जीवन का क्या है, रीत है। कोई जन्म लिया तो कोई मर गया, कोई जन्म लिया तो कोई मर गया। यही तो हमारी जो है परंपराएं चलती रहती है और यही हमारा जीवन चक्र चलते रहता है। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बाबू आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और कंप्लीट वीडियो कल भी देखिएगा आप, जो कविता के हम लोग कविता को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे लाडलो, मेरे दुलारो, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू।